जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों को समझना है मांग की लोच की श्रेणियां। तो मांग की लोच की जो श्रेणी होती है वो कुल 5 टाइप में होती है जो यहाँ लिखी हुई है। पहला है सापेक्षता लोचदार मांग, दूसरा है सापेक्षता बेलोचदार मांग, तीसरा है इकाई लोचदार मांग, और चौथा है पूर्ण बेलोचदार मांग, और पांचवा है पूर्ण लोचदार मांग। तो सबको हम जो बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सापेक्षता लोचदार मांग। तो लोच का मतलब होता है वृद्धि। लोच का मतलब होता है वृद्धि। वृद्धि का वृद्धि। तो वृद्धि का वृद्धि मतलब होता है गुण, वृद्धि का गुण। तो लोचदार दो मांग है, इसमें जो मांग में वृद्धि होनी चाहिए, इसमें जो मांग में वृद्धि होनी चाहिए। तो जैसे कि अब इसका अगर हम परिभाषा बनाना चाहे तो वैसा मांग का लोच, मांग का वैसा लोच जिसमें कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में ऊंची अधिक, मांग का जो कीमत, मांग का जो परिवर्तन अनुपात होता है वो अधिक हो जाता है। कीमत में परिवर्तन होने से जो मांग के अनुपातिक परिवर्तन अधिक हो जाता है, तब जो वह मांग की लोच सापेक्षता मांग की लोच कहलाता है। वहीं पर इसी के तुलना में अगर दूसरे को देखा जाए सापेक्षता बेलोचदार मांग, तो इसमें बेलोच कहने करते कमी आ जाता है कि उसमें परिवर्तन बढ़ता नहीं घट जाता है। तो इसमें हो जाएगा कि कीमत के परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में अनुपातिक परिवर्तन में कमी आ जाती है। मांग के अनुपातिक परिवर्तन में इसमें कमी आ जाती है, लेकिन इसमें वृद्धि आ जाती है। अब इसको अगर ग्राफ पे समझे तो यहाँ पर देखिए कि जो वस्तु की इकाई है Q1 टाइम और ये जो Q2, तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में वृद्धि की। जब हमने 4 से, जो पहले 4 था, तो जब 4 रुपये कीमत थी वस्तु की, तो हम मांग कर रहे थे जो है 15 का मांग कर रहे थे हम 15, सॉरी यहाँ पर 5 है, 5। तो 5 पर जब हम मांग कर रहे थे तो 5 के लिए जो ये वस्तु की मांग आ रही थी वो 10 इकाई आ रही थी। लेकिन जैसे ही हमने कीमत 5 से 4 कर दिया, कम कर दिया, तब जो मांग जो इसकी बढ़ गई, ये मांग जो इसकी बढ़ गई थी, मांग बढ़ गई लेकिन कीमत घट गई, इसलिए जो माइनस डेल्टा पी, और ये मांग बढ़ गई इसलिए प्लस डेल्टा क्यू है। तो ये जो ग्राफ हो जाता है, ये ग्राफ हो जाता है सापेक्षता लोचदार मांग, ये ग्राफ हो जाता है सापेक्ष लोच। अब ग्राफ जो इसको अगर हम पलट कर दें, इसको उल्टा कर दें, तो ये जो बन जाएगा सापेक्षता लोचदार बेलोचदार मांग की। जैसे ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। अब इस पर जो है ये जो है, इस पर जो है वस्तु की मात्रा है और इस पर वस्तु की कीमत। अब अगर हम सापेक्षता बेरोजगार के मांग का ग्राफ पर दर्शाए तो इसमें कहा जाता है कीमत में परिवर्तन होगा, कीमत में परिवर्तन होगा लेकिन मांग में कमी आ जाएगी, मांग में जो है कमी आ जाएगी। माने थे उसी पर 4 और 5 पर वस्तु की कीमत 4 और 5 में कीमत में परिवर्तन होगा लेकिन मांग में कमी आ जाएगी। इधर भी हम वही रहने देते हैं ताकि हमको बेहतर समझ में। तो ये जो मांग में अब जो है इसमें मांग में कमी आ जाएगी। तो 4 पर मान लेते, 5 पर, 4 पर मान लेते हैं कि 4 पर जो है ये 15 दे रहा था, ये जो 4 पर 15 इकाई दे रहा था वस्तु की। अब जो है ये जो है, अब 5 पर जो है जैसे कीमत परिवर्तन होगा, 5 4 से ये हो गया 5, तो अब जो कीमत परिवर्तन हुआ तो मांग बढ़ गई, तो अब जो वस्तु की मात्रा घट जाएगी। अब जो 5 पर ये हो जाएगी 10 मात्रा, तो ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2। तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जो सापेक्षता बेलोचदार मांग जो है मांग के अनुपातिक परिवर्तन में कमी के कारण होती है। तो ये जो है अब जो यहाँ पर ये जो बढ़ गई थी, ये इसमें जो उस समय जो था सापेक्षता लोचदार में माइनस डेल्टा पी था, अब जो ये प्लस डेल्टा पी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा क्यू। अब ये हो जाएगा माइनस डेल्टा क्यू क्योंकि मांग में कमी आ गई, मांग में जो कमी आ गई है और ये जो बढ़ गया, ये बढ़ गया और ये कम गया। तो ये जो वक्र हो जाता है मांग वक्र, ये सापेक्षता बेलोचदार मांग का मांग वक्र हो जाता है। तो ये जो हो जाता है बेलोचदार, सापेक्षता बेलोचदार कि मांग के अनुपातिक परिवर्तन में कमी आता है। कब? जब हम कीमत में परिवर्तन करते हैं। तो ये हो जाता है सापेक्षता लोचदार। और सापेक्षता बेलोचदार को हम समझ गए। लोचदार में जो है मांग के अनुपातिक परिवर्तन में वृद्धि हो जाती है और बेलोचदार में मांग के अनुपातिक परिवर्तन में कमी हो जाता है, और तब होता है जब कीमत में परिवर्तन करते हैं। तो हम अगर इसकी परिभाषा बनाए तो आसानी से बना सकते हैं। वैसा मांग की लोच जिसमें कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग के अनुपातिक परिवर्तन में वृद्धि हो जाती है, तो वैसी मांग की लोच लोचदार मांग कहलाती है। दूसरा, मांग की वैसी लोच या मांग की लोच की वैसी श्रेणी जिसमें कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप
मांग के अनुपातिक परिवर्तन में कमी आ जाती है, सापेक्षता बेलोचदार मांग कहलाती है। अब समझते हैं इकाई लोचदार मांग। तो इकाई लोचदार मांग में क्या होता है कि इसमें जो है अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन और मांग में अनुपातिक परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं। इसमें जो है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन और जो है मांग में अनुपातिक परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन और मांग में अनुपातिक परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं। इसको बोल सकते हैं डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय क्यू। और इसमें जो है ये जो ई बराबर 1 होता है। मांग की लोच जो इसमें 1 के बराबर होती है, हमेशा जो ये 1 के बराबर होती है। ये जो हमेशा ई इज इक्वल टू 1 होता है और ये हमेशा 1 से ज्यादा होता है। ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा। सापेक्षता लोचदार मांग हमेशा 1 से ज्यादा होता है। बेलोचदार मांग हमेशा 1 से कम होता है। ये 1 से हमेशा छोटा होता है। बेलोचदार मांग जो हमेशा 1 से छोटा होता है और जो सापेक्षता लोचदार मांग हमेशा 1 के बड़ा होता है और इकाई लोचदार मांग हमेशा 1 के बराबर होता है। अब जो है ये समझ गए इकाई लोचदार मांग किसमें कि वैसी मांग की लोच की श्रेणी जिसमें कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में भी उसी अनुपात में अनुपातिक परिवर्तन होता है, तो वह जो मांग की लोच की श्रेणी इकाई लोचदार मांग कहलाती है। तो इसमें हम भलीभांति समझ गए। अब इसको अगर ग्राफ पे बनाना चाहे तो जो है अगर हम कहे तो मान लीजिए इसका एक परिवर्तन हुआ है 5 पर, जो है ये जो 4 से 5 हुआ है तो इसका अनुपातिक परिवर्तन है और इसका अनुपातिक परिवर्तन दोनों बराबर होना चाहिए। ये जो दोनों बराबर होगा, इसमें जो ये जो घर है ये ग्राफ में जो ये जो दोनों बराबर, यहाँ देखिए ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये इतना छोटा है क्योंकि ये बेलोचदार का था। अगर यहीं पर इकाई लोचदार का बनेगा तो ये जो इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा क्योंकि जो एक ही अनुपात में परिवर्तन होता है। अगर अब हम इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ हमेशा जो इसका दोनों का जो बराबर आएगा, तो इसका ग्राफ जो हमेशा P1 P2 Q1 Q2 ये x आ जाएगा, ये y ये हो। अब ये जो ये हमेशा बराबर होगा तो ये जो डेल्टा P है और ये जो डेल्टा Q है हमेशा जो इक्वल माना जाएगा। तो ये जो ग्राफ जो हमेशा क्षेत्र आएगा ये हमेशा बराबर होगा। तो ये जो ग्राफ हो जाता है इकाई लोचदार मांग का हो जाता है। अब इसी में आता है पूर्ण बेलोचदार मांग। पूर्ण बेलोचदार मांग ये जो चौथी श्रेणी है, तो ये जो है इसमें जो बेलोचदार है, तो जैसा कि हमने बताया बेलोचदार का अर्थ है कि मांग में कमी वृद्धि नहीं, तो अर्थात है ये पूर्ण बेलोचदार। तो कह रहा है पूर्ण बेलोचदार मतलब कोई परिवर्तन ही नहीं होता, कोई घटता नहीं, तो इसका मतलब मांग 0 हो जाएगा। घटेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बढ़ेगा तो ये बेलोचदार कहलाएगा ही नहीं। अगर बढ़ जाएगा तो बेलोचदार कहलाएगा नहीं, वो लोचदार हो जाएगा। इसलिए जो अगर ये घटेगा ना, पूर्ण बेलोचदार करने तो पूरी तरह से बेलोचदार मतलब पूरी तरह से कोई कमी नहीं होती है। तो पूरी तरह से कोई कमी नहीं होती तो वृद्धि को हम इसमें ले नहीं सकते मांग के वृद्धि को, इसलिए जो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ई इज इक्वल टू 0, तो पूर्ण बेलोचदार मांग में ई इज इक्वल टू 0 याद रखिएगा। तो अब जो है इसमें होता ये है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप या कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या मांग के अनुपातिक परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो पूर्ण बेलोचदार मांग कहलाता है। तो इसमें जो कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। तो जैसा कि हम मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। अब जो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं QP। अब जो है मान लीजिए कि ये P1 है और ये P2 है, तो पहले P1 पे जो है P1 पे मान लीजिए हमने कुछ मांग किया था, तो ये जो ये मांग किया था, तो ये हो गया Q1। P1 पे इतना मांग था, P1 पे जो Q1 मांग था। अब जो P2 पे तो क्या बोल रहा है कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कोई परिवर्तन है। अब तो P1 से P2 हो गए, P1 से P2 हो गए, अर्थात कीमत में परिवर्तन कर दिया, मांग में कोई परिवर्तन नहीं था। तो मांग जो ये Q1 है ये हमेशा स्थिर, ये जो यहीं पर रह जाएगा, तो ये यहीं पर आ जाए, तो ये हो जाएगा। अगर इसका पर मांग की बात करें तो ये जो यही रह जाएगा। P2 के लिए भी यही रह जाएगा, क्योंकि मांग में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। तो इसमें जो Q1 अगर इसका हम Q2 मांग दें, दोनों एक ही है, तो इसलिए ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू Q2, क्योंकि मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये हमेशा स्थिर हो गया। तो ये हो जाता है मांग की लोच की श्रेणी का चौथा रूप पूर्ण बेलोचदार मांग, कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। उसके बाद 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है पूर्ण लोचदार मांग। अब तो पूर्ण लोचदार मतलब पूरा का पूरा लोच, मतलब पूरा का पूरा वृद्धि, लोच मतलब वृद्धि, तो पूरा का पूरा वृद्धि। तो मांग में वृद्धि वो भी कि बढ़ता ही रहता है, अब खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पूर्ण लग चुका है, तो इसलिए इसमें अब कोई शर्त नहीं। तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप में किसी भी वस्तु में आनुपातिक परिवर्तन में जो है मांग का आनुपातिक परिवर्तन हमेशा वृद्धि होती है। तो इसमें अनंत समय के लिए कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप भी जो है वस्तु के मांग में वृद्धि होती रहती है। तो इसी मांग के लोच को जो है पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। कि मांग की लोच की वैसी श्रेणी जिसमें वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप भी मांग में परिवर्तन होता रहता है। मांग में परिवर्तन नहीं बल्कि मांग में वृद्धि होती रहती है। कीमत चाहे आप कीमत अधिक कर दो या कम कर दो, लेकिन ये बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही जो पूर्ण लोचदार मांग कहलाता है, इसमें मांग में वृद्धि होती रहती है, इसमें मांग में वृद्धि होती रहती है। अगर हम इसका ग्राफ तैयार करें, इसका मान लीजिए ये ग्राफ है, ये एक्स और ये वाई है, ये एक्स ये वाई। अब जो है मांग जो है वृद्धि होती रहेगी तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप। तो अब जो है इसको समझना है, तो ये जो मांग जो है अनंत हो जाएगा। सबसे पहला मांग अनंत हो जाएगा, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अब जो है ये जो बढ़ेगा, ये मांग में वृद्धि हो रहा है, ये मांग में वृद्धि हो रहा है, Q1 से Q2 हो गया। और कीमत में भी कोई आप निश्चित नहीं किया गया 5 से 10 रुपया हो जाएगा, फिर 10 रुपया हम परिवर्तन नहीं। कीमत में भी जो आप अनंत परिवर्तन कर सकते हैं। कीमत में परिवर्तन की कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चित कीमत परिवर्तन या कीमत में अनिश्चित परिवर्तन या अनिश्चित समय के लिए परिवर्तन कि कोई सीमा नहीं कि 5 से 10 कब रहेगा, 10 से 15 कब। तो आप चाहे जितना परिवर्तन करें, अनंत परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उसी वस्तु में अगर मांग में वृद्धि हो रही, मांग में अगर वृद्धि हो रही तो वह पूर्ण लोचदार मांग कहलाएगा। इसमें जो ई जो है इंडिफिनिट के इक्वल होता है। लेकिन रियल लाइफ में, हमारा जो व्यवहारिक जीवन है रियल लाइफ, उसमें ऐसा संभव नहीं होता है कि कोई वस्तु में अगर मांग में कीमत में वृद्धि हो रही तो तब पर भी लोग उस वस्तु को खरीदना चाहेंगे। तो ऐसा जो है रियल लाइफ या व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं होता है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है पूर्ण लोचदार मांग होता है जिसमें कंपटीशन होता है ग्राहक और विक्रेता के बीच। तो पूर्ण प्रतियोगिता को हम अगले जब इस प्रतियोगिता बाजार के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर जानेंगे। बस इतना समझिए, इसमें जो पूर्ण प्रतियोगिता में पूरी प्रतियोगिता होती है ग्राहक और क्रेता के बीच। ग्राहक भी अपनी पूरी कुशलता के साथ उस वस्तु को हासिल करना ही चाहता है और जो है विक्रेता भी उसे बेचता है। तो ये जो है पूर्ण बेलोचदार मांग कहलाता है कि जिसमें कीमत में अनंत परिवर्तन के फलस्वरूप भी मांग में वृद्धि होती रहती है। तो ऐसी मांग के लोच की श्रेणी पूर्ण लोचदार मांग कहलाती है। तो और इसके जो ग्राफ हो जाता है कुछ इस तरह से हो जाता है कि ये जो है ये P जो है P1 जो है ये अनंत वृद्धि के लिए छूट दिया जाता है और ये Q1 से Q2 हो जाता है। तो ये ग्राफ बन जाता है मांग के लोच की श्रेणी के। तो ये था कुल 5 टाइप मांग के लोच की श्रेणी। अब जो हमें समझना है, इससे आंकिक प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आंकिक प्रश्न अगले वीडियो में जो हम लोग आंकिक प्रश्न को देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है रियल लाइफ के लिए भी। अगर आप बेहतर तरीके से, अगर मान लीजिए आप कौन ऐसे पद पर, किसी ऐसे पद पर जाना चाहते हैं कि जहाँ से आपको मान लीजिए देश का विकास कराना दिया, जैसे एक PM हो गए, एक CM हो गए, या आप कोनो किसी बैंक का कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी इकोनॉमिक्स चैप्टर की। इसलिए जो इकोनॉमिक्स को समझना जरूरी है, इसलिए जो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाना जरूरी। आखिर आप कितना हानि करने पर जो कितना लाभ प्राप्त करेंगे, या कितना लाभ करने पर कितनी आपको हानि होगी, तो ये सब चीज़ों को जानना जरूरी है ताकि आप जो अपना लाभ कर सकें। इसलिए इससे रिलेटेड अब जो है हम आंकिक प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।